हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे फिस्कल डेफिसिट के बारे में। तो फिस्कल डेफिसिट को जानने से पहले हम लोग थोड़ा बेसिक जान लेते हैं कि फिस्कल डेफिसिट होता क्या है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि आर्टिकल 112 के अंदर ये बोला गया है कि प्रेसिडेंट जो है एवरी ईयर जो स्टेटमेंट होगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसे पार्लियामेंट के सामने रखेंगे, यानी उसको लेट डाउन किया जाएगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ जो भी यानी एक्सपेक्टेड एस्टिमेटेड जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट की और जो रिसिप्ट हुआ यानी जो रिसीव करेगी यानी जितना इनकम होगा गवर्नमेंट का उसको यानी पार्लियामेंट में ले डाउन करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या इसी को जनरल भाषा में बोलते हैं आम यानी बजट बोलते हैं, जनरल बजट। तो इसमें एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट जो होता है गवर्नमेंट का उसको रखा जाता है। तो रिसिप्ट जितना यानी गवर्नमेंट की कितनी इनकम है, जो गवर्नमेंट की इनकम है, रिसिप्ट कितना गवर्नमेंट का रिसिप्ट है और जो एक्सपेंडिचर है, ये दोनों का जो डिफरेंस होगा उसी को बोलेंगे फिस्कल डेफिसिट। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो है हमेशा क्या करेगी, हमेशा कुछ ना कुछ डेवलपमेंट वर्क करेगी, यानी एक्सपेंडिचर हमेशा जो है क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू रिसिप्ट। जनरली ये देखा गया है, कभी भी बहुत ही कम ऐसा गवर्नमेंट है जो कि सरप्लस, फिस्कल सरप्लस वो यानी एक बार ऐसा किया गया था 2006-07 में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ऐसा किया था कि उसने फिस्कल सरप्लस को शो किया था, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो भी डेवलपिंग इकोनॉमी आप देखोगे, इवन आप डेवलप्ड इकोनॉमी में भी देखोगे तो वहाँ पे भी फिस्कल डेफिसिट होता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा ज़्यादा खर्च करेगी, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट के लिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, यानी एक्सपेंडिचर हमेशा गवर्नमेंट की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू रिसिप्ट इनकम। इसी को बोलेंगे फिस्कल डेफिसिट। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल इनकम ऑफ गवर्नमेंट। टोटल इनकम में गवर्नमेंट क्या क्या हो गया कि जो टैक्सेस कलेक्ट करती है गवर्नमेंट, बाकी का जो नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट होता है उसको भी इंक्लूड किया जाता है। इसमें देखो आप टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। उसी तरह से इनकम जो होगा गवर्नमेंट का, इनकम में क्या हो गया, उसी तरह से रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया और कैपिटल रिसिप्ट हो गया। तो ये टोटल क्या हो गया, टोटल इसी का डिफरेंस को, यानी जितना एक्सपेंडिचर है उसमें से आप डिफरेंस कर दो रिसिप्ट का, यानी कितना इनकम हुआ है गवर्नमेंट का, उसको माइनस कर दोगे तो क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट होगा। अब देखो सबसे पहले हम लोग ये फिस्कल डेफिसिट तो हम लोगों ने समझ लिया कि फिस्कल डेफिसिट होता क्या है। अब ये जो एक्स्ट्रा मनी है, यानी आप एक्सपेंडिचर यानी खर्च ज़्यादा कर रही है गवर्नमेंट और उसके में यानी इनकम कम है गवर्नमेंट का, तो वो जो एक्स्ट्रा मनी है वो कहाँ से आएगा, तो उसी को बोलते हैं फाइनेंस। तो उसी को बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग मीन्स जो सपोर्ट किया जाएगा, एक जो एक्स्ट्रा मनी आ रहा है उसको किस तरीके से गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। नहीं, जो डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट बजट जो है, डेफिसिट बजट जो है उसको सपोर्ट करने का ही प्रोसेस को बोलते हैं फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग। इसमें बहुत सारा यानी मीन्स को, टूल्स को यूज किया जाता है इसको फाइनेंस करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि फाइनेंसिंग ऑफ फिस्कल डेफिसिट, यानी फिस्कल डेफिसिट को किस तरीके से फाइनेंस किया जाएगा। तो इसके लिए क्या क्या यूज किया जाता है, तो देखो आप यहाँ पे क्या है, इनकरिंग डेब्ट, यानी एक तो डेट के थ्रू किया जाता है कि आप डेट ले सकते हो यानी कर्ज ले सकते हो, बोरो कर सकते हो मार्केट से। उसमें भी दो तरीके का होता है, एक होता है इंटरनल डेट। इंटरनल डेट क्या हो गया कि कंट्री के अंदर, विद इन दी कंट्री आप बोरो करते हो, तो उसको बोलते हैं इंटरनल डेट। फिर हो गया एक्सटर्नल डेट। एक्सटर्नल डेट मीन्स क्या चीज़, जो आउटसाइड दी कंट्री आप डेट यानी लेते हो, यानी बोरो करते हो, उसे बोलते हैं एक्सटर्नल डेट। फिर हो गया एक्सपांडिंग सोर्स ऑफ रेवेन्यू, यानी हम ऐसा भी कर सकते हैं क्या कि फिस्कल डेफिसिट को अगर हमें कम करना है, नहीं उसको फाइनेंस करना है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो टैक्स बेस है उसको क्या करें, बढ़ा दें, यानी और ज़्यादा टैक्स को बढ़ा दो, टैक्स को बढ़ा दो किसी तरीके से। तो उससे क्या होगा, रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ जाएगा। रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा, एक तरीके से फाइनेंस हो गया। इन एक्सपांडिंग सोर्स ऑफ रेवेन्यू, यानी एक तो बेसिस को भी बढ़ा सकते हो, टैक्स का बेस यानी ज़्यादा इंक्लूड करो। तो एक्सपांडिंग सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू थ्रू मेजर्स सच एज रेजिंग टैक्सेस, टैक्स को रेज करके भी बढ़ा सकते हो। जो नेक्स्ट मेथड है वो है मोनेटाइजेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट। मोनेटाइजेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट कहने का मतलब डायरेक्टली आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई यानी जब आरबीआई डायरेक्टली फाइनेंस करती है, यानी जब आरबीआई इसको डायरेक्टली फाइनेंस करेगी गवर्नमेंट को, तो उसी को बोलते हैं मोनेटाइजेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट, जो कि फिस्कल डेफिसिट, फाइनेंसिंग ऑफ फिस्कल डेफिसिट इसी का एक पार्ट है। अब देखो तो आरबीआई किस तरीके से मोनेटाइज करेगी यानी फाइनेंस करेगी गवर्नमेंट को, तो वो दो तरीका होता है। एक तो होता है इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन, दूसरा होता है डायरेक्ट मोनेटाइजेशन। इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन में क्या करेगी, तो देखो पहला जो है इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन। इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन में क्या करेगी आरबीआई कि आरबीआई डायरेक्टली जो है क्या करेगी,
कि ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है, ओपन मार्केट ऑपरेशन कहने का मतलब उसमें क्या करती है, ये आरबीआई जो है उसमें जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है उसका परचेज या सेल करती है। तो इस केस में क्या करेगी, ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू आरबीआई परचेज कर लेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटी से, यानी सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट मतलब बैंक से वो परचेज कर लेगी। अब बदले में क्या करेगी, लिक्विडिटी को इन्फ्यूज करेगी। लिक्विडिटी कहने का मतलब यहाँ पे मनी को, यानी करेंसी को प्रिंट करके इसमें इन्फ्यूज करेगी, बैंक को यानी इन्फ्यूज करेगी। और ये फिर फाइनली जो बैंक के पास जो लिक्विडिटी यानी मनी सप्लाई आया है वो क्या करेगा, अल्टीमेटली मार्केट में जाएगा, यानी जिसके कारण से फिर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन। यानी आरबीआई यहाँ पे डायरेक्टली गवर्नमेंट से परचेज नहीं कर रही है, यहाँ पे क्या कर रही है, सेकेंडरी मार्केट से गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज कर रही है, बॉन्ड को परचेज कर रही है और लिक्विडिटी इन्फ्यूज कर रही है करेंसी को प्रिंट करके, यानी यहाँ पे न्यू करेंसी प्रिंट किया जाएगा। फिर एक है डायरेक्ट मोनेटाइजेशन। डायरेक्ट मोनेटाइजेशन में क्या किया जाता है, यहाँ पे गवर्नमेंट यानी आरबीआई जो है डायरेक्टली बैंक से यानी सेकेंडरी मार्केट से परचेज नहीं करती है। यहाँ पे आरबीआई क्या करेगी, डायरेक्टली गवर्नमेंट से ही परचेज कर लेती है। गवर्नमेंट से बॉन्ड परचेज करेगी, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज करेगी डायरेक्टली। आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज करेगी और इसको क्या करेगी, गवर्नमेंट को लिक्विडिटी यानी करेंसी को प्रिंट करके दे देगी गवर्नमेंट को। तो इसे बोलते हैं डायरेक्ट मोनेटाइजेशन। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट जो है यानी आरबीआई जो है वो प्राइमरी मार्केट से ही परचेज कर रही है, सेकेंडरी मार्केट से परचेज नहीं कर रही है। तो इसे बोलेंगे डायरेक्ट मोनेटाइजेशन। एक और तरीका होता है फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करने का, वो होता है एक्सटर्नल एड। एक्सटर्नल एड मीन्स क्या चीज़ कि एक्सटर्नल एड दो तरीके का हो सकता है। एक तो हो गया कि सॉफ्ट लोन दिया जाता है। सॉफ्ट लोन जैसे कि हो गया वर्ल्ड बैंक के थ्रू, आईएमएफ के थ्रू। जैसे कि इंडिया ने 1991 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो उस समय इंडिया ने वहीं से आईएमएफ से ही लोन लिया था, सॉफ्ट लोन लिया था, लेकिन वो कुछ कंडीशन के साथ आता है। तो वो हो गया एक्सटर्नल एड हो गया। एक्सटर्नल एड मीन्स क्या हो गया, सॉफ्ट लोन हो गया। फिर नेक्स्ट जो आता है ग्रांट इन एड आता है। ग्रांट इन एड कहने का मतलब यानी सपोर्ट करना, कंट्री सपोर्ट करती है। लेकिन इंडिया को यहाँ पे प्रॉब्लम कब से होने लगा, 1974 ऑनवर्ड्स जो है क्या हुआ था कि 1974 में इंडिया ने जो न्यूक्लियर बम टेस्ट किया था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के तहत, जब उसको टेस्ट किया गया था उसके बाद जो है इसको जो है बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है अपना फंडिंग देना बंद कर दिया था, यानी इंडिया को फंडिंग देना बंद कर दिया था। लेकिन बाद में इंडिया ने खुद लेने से मना कर दिया था। जैसे कि आप देखते होंगे कि बीच में 2019 के आसपास जब फ्लड आया था तो उसमें जो है बहुत सारे कंट्री जो है हेल्प करने के लिए तैयार हुआ था इंडिया को, लेकिन इंडिया ने इसमें मना कर दिया। क्यों ऐसा, इसीलिए क्योंकि ग्रांट जब आता है तो वो कुछ ना कुछ कंडीशन इम्पोज करता है कंट्री पे। इससे क्या होता है, सॉवरेनिटी पे यानी सॉवरेनिटी को थ्रेट पहुंचता है। इसीलिए इसके थ्रू भी किया जाता है कि एक्सटर्नल। तो सबसे बेटर है कि ये सॉफ्ट लोन भी अच्छा है। इसमें क्या दिक्कत हो सकता है, जैसे जो डेट वाला है कि बोरो वाला जो मेथड था, कि बोरो वाला मेथड में ये दिक्कत हो सकता है जैसे कि आप इंटरनल डेट लेते हो। इंटरनल डेट अगर आप लोगे तो इससे क्या होता है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्रिएट होता है। क्राउडिंग आउट इफेक्ट मीन्स ये हो गया कि मान लो कि जैसे आप गवर्नमेंट जो यानी बोरो करेगी वो कहाँ से बोरो करेगी, वो तो इसी कंट्री से बोरो करेगी, यानी इंडिया से ही करेगी बोरो। तो इंडिया में जितना भी मनी सप्लाई है वो तो लिमिटेड है। जब गवर्नमेंट ही बोरो कर लेगी तो बाकी का प्राइवेट प्लेयर कहाँ जाएगा, वो तो बोरो नहीं कर पाएगा। यानी वो जब उतना बोरो नहीं कर पाएगा तो फिर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इंटरनल डेट उतना ज़्यादा यानी सजेस्टेड नहीं माना जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। एक्सटर्नल डेट अगर लो इंटरेस्ट पे आता है और लॉन्ग टर्म के लिए आता है तो ये सजेस्टेबल है। तो इस तरीके से इस फाइनेंस किया जाता है फिस्कल डेफिसिट को। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार आप देख लो इसे डिफिनीशन को कि डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट क्या होता है। ये लंबा डिफिनीशन है, ये इसमें नहीं जाना है। सिंपल आप समझो कि द पार्ट ऑफ फिस्कल डेफिसिट दैट इज सपोर्टेड बाय आरबीआई बाय प्रिंटिंग करेंसी दैट इज कॉल्ड मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट, यानी डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। अब डायरेक्ट मोनेटाइजेशन में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि करेंसी को प्रिंट करना ही पड़ेगा। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जो आरबीआई है वो अपने अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिकली एंट्री कर देगी और उसके अंदर गवर्नमेंट को क्रेडिट प्रोवाइड कर देगी। तो ऐसा भी किया जा सकता है। ये जब भी यानी इससे क्या होगा कि जब आप क्रेडिट दोगे यानी गवर्नमेंट को आप दोगे, क्रेडिट प्रोवाइड करेगी आरबीआई, तो उसके हेल्प से क्या होगा कि जो टोटल मनी सप्लाई है वो मार्केट में इंक्रीज होगा। इसके कारण से क्या होगा, डिमांड इंक्रीज हो सकेगा, डिमांड इंक्रीज होगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा। उसके कारण से क्या होगा कि जो रिसेशन में गया हुआ है कंट्री, ऐसा तब यूज किया जाता है जब रिसेशन में गया होता है कंट्री, यानी इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा स्लो डाउन हो चुका होता है, उस केस में इस स्टेप को लिया जाता है।
तो उसको इकोनॉमी को यानी फिर से रिवाइव करने के लिए इसको यूज किया जाता है। जो करेंसी को डायरेक्टली प्रिंट करके यानी मोनेटाइज करना, इस प्रोसेस को हेलीकॉप्टर मनी भी बोला जाता है। यानी ये जो मनी होता है इसे हेलीकॉप्टर भी मनी बोला जाता है, हेलीकॉप्टर मनी। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है न्यू करेंसी जो है सिस्टम में सर्कुलेट किया जा रहा है, इसीलिए इसे हेलीकॉप्टर मनी भी बोला जाता है। इसे जो यूज किया जाता है जनरली जो इकोनॉमिक क्राइसिस सिचुएशन होता है, जनरली जैसे रिसेशन के सिचुएशन में, जैसे अभी कोरोना का टाइम है, तो अभी जो है गवर्नमेंट का क्या हुआ है, जो रिसिप्ट है वो बहुत ही कम, यानी इनकम जो है बहुत ही रिड्यूस हो चुका है, लेकिन एक्सपेंडिचर तो हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा खर्च हो रहा है गवर्नमेंट का, तो इस केस में इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो इसका थोड़ा इवॉल्व किस तरीके से हुआ है, यानी डायरेक्ट मोनेटाइजेशन जो है इंडिया में किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप देखोगे 1997 तक, ये जो है इस समय तक 1997 तक क्या था कि ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन होता था डेफिसिट का, यानी ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन, यानी ये आरबीआई पे कंपलसरी था कि जब भी गवर्नमेंट इशू करेगी यानी बॉन्ड, उसे आरबीआई को कंपलसरी था कि प्राइमरी मार्केट से उसे यानी परचेज करना पड़ेगा और फाइनेंस करना पड़ेगा डेफिसिट को। यानी इस केस में सिंपल क्या होता था कि जैसे आप जानते हो कि जो सेंट्रल बैंक होती है यानी आरबीआई जो है वो क्या है, गवर्नमेंट का बैंक है, गवर्नमेंट बैंक, तो और बैंक का भी बैंक है। तो ये जब गवर्नमेंट का बैंक है तो जो कस्टोडियन होता है यानी जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो किसके पास रहता है, आरबीआई के पास ही रहता है। यानी जब जब आप गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत होती थी उस समय क्या करती थी आरबीआई, ये खुद के लिए इशू करती थी एडहॉक ट्रेजरी बिल और खुद ही इसको परचेज कर लेती थी और उसके अंदर गवर्नमेंट को मनी सप्लाई कर देती थी। तो ये जो एडहॉक ट्रेजरी बिल है ये एक नॉन मार्केटेबल है। नॉन मार्केटेबल करने का मतलब ये है कि जो इसे परचेज करेगा वो ट्रेड नहीं कर सकता है, सेल नहीं कर सकता है। जैसे कि आप शेयर मार्केट में आप परचेज करते हो फिर इसे सेल कर सकते हो, वो उसको बोलते हैं मार्केटेबल। ये नॉन मार्केटेबल है, यानी आपने ख़रीदा है तो आप ही केवल उसको यूज कर सकोगे, उसको सेल नहीं कर सकते हो। तो नॉन मार्केटेबल शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इशू किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये ऑटोमेटिकली इशू किया जाता था आरबीआई अपने सेंटर के बिहाफ पे, और उसके बाद एक फिक्स रेट होता है इसका, यानी इस पे कोई इसे जो है यानी जीरो कूपन भी बोला जाता है, और या इस पे जो है इंटरेस्ट बियरिंग नहीं होती है। ये इंटरेस्ट बियरिंग यानी ट्रेजरी बिल जो होता है इंटरेस्ट बियरिंग नहीं होता है, इस पर कोई इंटरेस्ट फिक्स नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि इसे डिस्काउंट पे इशू किया जाता है। डिस्काउंट पे कहने का मतलब मान लो कि एक ट्रेजरी बिल है, उसका मान लो 1000 रुपीज़ का फेस वैल्यू है, लेकिन ये डिस्काउंट पे इशू कर दिया जाएगा, मान लो 900 में इशू कर दिया गया। यानी अब जो इसका मैच्योरिटी पीरियड होगा, जब इसे रिटर्न किया जाएगा, जब क्लेम करेंगे, तो जो इसे परचेज यानी मान लो कि गवर्नमेंट ने इशू किया, गवर्नमेंट ने यानी 1000 रुपये का ट्रेजरी बिल इशू किया, मान लो ए ने इसे परचेज कर लिया, जब ये ए रिटर्न करेगा इसे तो ये क्लेम करेगा 1000 रुपये, यानी खरीदा परचेज कितने में किया था 900 में, लेकिन ये इसको मिलेगा कितना वापस 1000 रुपये, यानी पूरा जो फेस वैल्यू है वो इसको मिलेगा। तो ये डिस्काउंटेड रेट पे इशू किया जाता है, ना कि ये इंटरेस्ट बियरिंग होता है, ये इंटरेस्ट बियरिंग नहीं होता है। तो यही क्या करती थी आरबीआई जो है ये इशू कर देती थी, यानी ट्रेजरी बिल इशू करती थी, उसके बाद में गवर्नमेंट को यानी लोन प्रोवाइड कर देती थी, मोनेटाइज कर देती थी। लेकिन बाद में जो है आरबीआई 1997 में आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच में एक एग्रीमेंट किया गया और ये बोला गया कि जो एडहॉक ट्रेजरी बिल है इसको कम्प्लीटली फेज आउट करना है, और उसके बाद में द प्रैक्टिस वाज रिप्लेस्ड विथ एक न्यू सिस्टम से इसे रिप्लेस किया गया जिसे बोलते हैं वेज एंड मीन एडवांस। इसकी हेल्प से अब जो है गवर्नमेंट जो है उसे लोन ले सकेगी आरबीआई से। ये 1 अप्रैल 1997 से ये लागू हो गया। फिर 1997 से यानी 2006 तक देखोगे कि आरबीआई जो है प्राइमरी इशुएंस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इसमें पार्टिसिपेट करने लगी। यानी जो एग्रीमेंट किया गया था 1997 में वो केवल एडहॉक ट्रेजरी बिल को लेकर के किया गया था, अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिए नहीं किया गया था, वो अभी भी कंटिन्यू था। यानी आरबीआई अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को उसको परचेज कर सकती थी, लेकिन एडहॉक ट्रेजरी बिल जो 14 डे के लिए इशू किया जाता था वो नहीं परचेज कर सकती थी प्राइमरी मार्केट से डायरेक्टली, लेकिन जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को अभी भी जो है आरबीआई परचेज कर सकती थी और मोनेटाइज कर सकती थी। ये 1997 से 2006 तक चला। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आरबीआई कंटिन्यू टू सब्सक्राइब द प्राइमरी इशुएंस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि प्राइमरी मार्केट से डायरेक्टली आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज कर लेती थी। एडहॉक ट्रेजरी बिल में केवल उससे फेज आउट कर दिया गया था, लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज कर सकती थी गवर्नमेंट यानी आरबीआई। तो आप जानते हो कि 2003 में एक लॉ पास किया गया था, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ, यानी ये फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजटरी मैनेजमेंट एक्ट 2003। ये आपको पता होगा कि FRBM एक्ट 2003 में पास किया गया था।
इसमें ये बोला गया था कि जो है यानी फिजिकल डिसिप्लिन को फॉलो करना है दोनों को, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को। और इसमें जो है यानी इस एक्ट के थ्रू क्या किया गया कि कम्प्लीटली जो है डायरेक्ट मोनेटाइजेशन को बैन कर दिया गया है। यानी अब जो है गवर्नमेंट डायरेक्टली मोनेटाइजेशन नहीं करवा सकती है आरबीआई के थ्रू, यानी आरबीआई डायरेक्ट मोनेटाइजेशन नहीं कर सकती है फिजिकल डेफिसिट को गवर्नमेंट का। तो 2006 से 2018 में देखोगे कंप्लीट प्रोहिबिशन ऑन डायरेक्ट मोनेटाइजेशन, यानी फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 was enacted which completely barred RBI from subscribing the primary issuance of government फ्रॉम दी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो था, यानी 1 अप्रैल 2006 से जो है गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को डायरेक्टली परचेज नहीं करेगी। अब से आरबीआई यानी 1 अप्रैल 2006 से परचेज नहीं करेगी। ये इस एक्ट ने क्या किया, इसे बैन कर दिया, कम्प्लीटली प्रोहिबिट कर दिया। लेकिन ऐसा ये यानी एक यानी रिक्वायरमेंट होने लगा कि कभी कभी क्या होता था कमेटी से नेचुरल कमेटी कोई आ गया, यानी कोई ऐसा सिचुएशन इमरजेंसी सिचुएशन हो गया, तो उस केस में क्या होता था कि गवर्नमेंट का जो यानी फिजिकल डेफिसिट जो था वो टारगेट जो था एक्सीड कर जाता था। तो उसको इसमें तो ये क्या कर रखा था कि कम्प्लीटली बैन कर रखा था, कम्प्लीटली बैन करके रखा था। तो इसके कारण से गवर्नमेंट जो है एक्सपेंडिचर नहीं कर पा रही थी। यानी अगर किसी साल मान लो इमरजेंसी आ गया, ऐसा सिचुएशन हो गया जिसके कारण से ज़्यादा खर्च हो गया, तो गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए तो काम नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिक्स कर दिया गया कि इतना % से ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या किया गया कि एक रिव्यू कमेटी को अपॉइंट किया गया था। 2016 में एक रिव्यू कमेटी को अपॉइंट किया गया था जो कि FRBM एक्ट को रिव्यू करेगी, FRBM एक्ट को रिव्यू करेगी। और उसमें जो है एक जो उस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया कि स्केप क्लाउज को एक रिकमेंड किया। स्केप क्लाउज कहने का मतलब ये हुआ कि उसने एक यानी रेंज प्रोवाइड किया, उसमें यानी एक्चुअल नंबर नहीं प्रोवाइड कर दिया कि 3% पे एकदम फिक्स रखना है फिजिकल डेफिसिट को। उसने बोला कि नेचुरल कैमिटी या इमरजेंसी के सिचुएशन में प्लस 0.5% जो है वो आगे पीछे कर सकती है गवर्नमेंट, यानी एक रेंज प्रोवाइड किया। पहले क्या था, फिक्स नंबर था, अब क्या हुआ कि एक रेंज प्रोवाइड कर दिया कि जब यानी अच्छा सिचुएशन चल रहा हो, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो उस केस में क्या करना है 0.5 से कम करना है, यानी 2.5 पे लेकर के जाना। और जब यानी कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो तो उस केस में क्या कर सकती है गवर्नमेंट, उसको बढ़ा सकती है टारगेट को 0.5% से पर ईयर ऑफ GDP ये बढ़ा सकती है। तो इसी रिकमेंडेशन के आधार पे जो है 2017 में इस एक्ट को फिर से अमेंड किया जाता है और स्केप क्लाउज को ऐड कर दिया जाता है, जिसमें जो है यानी जो डायरेक्ट मोनेटाइजेशन को बैन कर दिया गया था यहाँ पे सर्टेन कंडीशन में अलाउ कर दिया गया है। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि आरबीआई कैन सब्सक्राइब द प्राइमरी इशू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी प्राइमरी मार्केट से यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को डायरेक्टली परचेज कर सकती है इन केस ऑफ द गवर्नमेंट एक्सीड द फिजिकल डेफिसिट टारगेट। अगर इस ग्राउंड पे, जैसे नेशनल सिक्योरिटी के ग्राउंड पे या तो वार के ग्राउंड पे या नेचुरल कैमिटी के ग्राउंड पे, जैसे नेचुरल कैमिटी अभी आप बोल सकते हो जैसे कोविड का सिचुएशन चल रहा है, फिर अगर एग्रीकल्चर जो है यानी सीवियरली इफेक्ट हो जाती है उस केस में, और फार्म आउटपुट और इनकम जो है बहुत ही सीवियरली इफेक्ट होती है, तो इस केस में जो है गवर्नमेंट अगर एक्सीड करती है फिजिकल डेफिसिट तो उस केस में आरबीआई से मोनेटाइज कर सकती है, यानी यहाँ पे परमिट कर दिया गया 2018 से। यानी 2018 से जो है आरबीआई को डायरेक्ट मोनेटाइजेशन अलाउ कर दिया गया, लेकिन कुछ सर्टेन ग्राउंड्स पे ही किया गया है। तो अभी ये क्यों न्यूज़ में था, अभी ऐसा इसीलिए न्यूज़ में था क्योंकि जो है इंडिया का अगर आप देखोगे फिजिकल डेफिसिट 2020-21 का रिवाइज्ड एस्टिमेट जो था 9.3% ऑफ GDP का चला गया है। और अगर जो 2021-22 का जो गवर्नमेंट ने यानी बजटेड एस्टिमेट जो है फिजिकल डेफिसिट का, वो अगर आप देखोगे यानी जो टारगेट किया है गवर्नमेंट यानी नेक्स्ट ईयर में फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए टारगेट किया है गवर्नमेंट कि हम जो है 6.8% जो है GDP का वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे, यानी इतना टारगेट किया है गवर्नमेंट ने। और उसके 2025-26 तक गवर्नमेंट ने टारगेट किया है कि हम 4.5% ऑफ GDP तक 4.5% ऑफ GDP का हम फिजिकल डेफिसिट को रिड्यूस करेंगे। अभी जो है यानी इस साल के लिए जो टारगेट किया गया फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए तो वो है 6.8% ऑफ GDP। यानी ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि कोविड के कारण से क्या हुआ कि जो रेवेन्यू का सोर्सेज था वो तो पूरा ब्लॉक हो चुका था, यानी रिड्यूस हो चुका था, लेकिन एक्सपेंडिचर वहीं पे बहुत ही ज़्यादा, चाहे देखोगे कि वैक्सीनेशन फ्री मिल रहा है या तो आप लोगों को खाने के लिए पूरा दिया जा रहा है,
तो ये सब कहाँ से आ रहा है? एक्सपेंडिचर यानी बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का बढ़ चुका है, लेकिन वहीं पर रेवेन्यू में बहुत ही ज़्यादा फॉल देखने को मिला है, यानी टैक्सेस का कलेक्शन बहुत ही कम हुआ है। इसके कारण से क्या हुआ कि इसको फाइनेंस करना ज़रूरी है। और दूसरा चीज़ अब देखोगे कि इकोनॉमी ऑलरेडी रिसेशन में जा चुका है, तो इसको कहीं ना कहीं एक स्टिमुलस प्रोवाइड करने के लिए, इकोनॉमी को एक स्टिमुलस प्रोवाइड करने के लिए ये डिबेट है लोगों में, यानी एक जो इकोनॉमिस्ट का मानना है कि यानी गवर्नमेंट को डायरेक्ट मोनेटाइजेशन जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इसी को लेकर के डिबेट छिड़ा हुआ है, इसी के लिए ये न्यूज़ में था। तो अब अपन देखते हैं कि क्या डायरेक्ट मोनेटाइजेशन के लिए जाना चाहिए गवर्नमेंट को या नहीं जाना चाहिए। अभी तक हम लोगों ने देखा कि डायरेक्ट मोनेटाइजेशन होता क्या है, अब हम लोग देखें कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्या फ़ायदा है इसका, क्या नुकसान है, यानी क्या पॉजिटिव हो सकता है, क्या नेगेटिव हो सकता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्यों जाना चाहिए, यानी डायरेक्ट मोनेटाइजेशन के लिए क्यों जाना चाहिए। तो पहला चीज़ है कि जो गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिकवरी प्रोग्राम चलाया है, तो उसको फाइनेंस करने के लिए ये ज़रूरी है कि यानी मोनेटाइजेशन करना चाहिए। मोनेटाइजेशन से क्या होगा कि एक लिक्विडिटी मिल जाएगा गवर्नमेंट को, जिसको हेल्प से जो रिकवरी प्रोग्राम चलाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, उसको फाइनेंस किया जा सकेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है आत्मनिर्भर भारत 3.0, जिसमें कि 2.65 लाख करोड़ का स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया गया है। तो इसको फाइनेंस करने के लिए पैसे की ज़रूरत है, यानी लिक्विडिटी की ज़रूरत है। तो ये कहाँ से आएगा? तो ये मोनेटाइजेशन के लिए जाना चाहिए, ये बोला जा रहा है, ये कि एक ये पॉइंट हो सकता है। नेक्स्ट जो है वो है कि जो डिफ्लेशन क्रिएट हो गया है एक तरह का, उसको मिटिगेट करने में, और जो मॉडरेट इन्फ्लेशन है उसको स्टिमुलेट किया जाएगा, यानी एक यानी इन्फ्लेशन, उसको मॉडरेट इन्फ्लेशन क्रिएट किया जाएगा। जो डिफ्लेशन वाला कंडीशन आ चुका है उसको कहीं ना कहीं मिटिगेट करने में हेल्प करेगा। जैसा हुआ क्या है कि जब से कोविड आया है उसके कारण से क्या हुआ, बहुत सारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट जा चुका है, लोगों के पास पैसे हैं नहीं, इसलिए क्या है, डिमांड बिल्कुल फॉल हो चुका है। जब डिमांड फॉल हो चुका है तो इसमें ये बोला जा रहा है कि अगर गवर्नमेंट इससे अगर मोनेटाइज करके लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है मासेस को, यानी मनी सप्लाई अगर जाएगा, ये मासेस में जाएगा, तो इससे क्या होगा कि डिमांड बढ़ेगा। जब डिमांड बढ़ेगा यानी प्राइवेट कंजप्शन जब इंक्रीज होगा, तो इसके कारण से क्या होगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो भी क्या करेगी कि सप्लाई को फुलफिल करने के लिए क्या करेगी, अपना कंपनी प्रोडक्शन को क्या करेगी, यानी इंप्रूव करेगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंप्रूव करेगी। इससे क्या होगा, इकोनॉमिक रिवाइव कर सकेगा। तो ये एक दूसरा कारण है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मेंटेनिंग द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है इकोनॉमी का, उसको मेंटेन करने के लिए भी ये ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे लोगों के पास सेविंग क्या हो चुका है, सेविंग जो इकोनॉमी में है वो बहुत ही लिमिटेड हो चुका है, यानी सेविंग ना के बराबर है। जब सेविंग लिमिटेड है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो अगर मान लो कि गवर्नमेंट अदर मीन्स यूज करती है, मान लो इंटरनल बोरोइंग के लिए जाती है, अगर इंटरनल बोरोइंग के लिए जाती है यानी मार्केट से अगर वो डायरेक्ट बोरो करना चाहती है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को इश्यू करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को इश्यू करेगी, लेकिन लोगों के पास क्या है, मनी है नहीं, लोगों के पास मनी है नहीं, सेविंग है नहीं, सेविंग नहीं है, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। इंटरेस्ट बढ़ाने से क्या होगा कि जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होगा गवर्नमेंट का, वो कहीं ना कहीं क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। जो कॉस्ट होगा गवर्नमेंट का वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा गवर्नमेंट का। तो इसके कारण से क्या होगा कि जो डिफ़ॉल्ट होने का चांसेस है वो भी बढ़ जाएगा। अगर जब डिफ़ॉल्ट होगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि पूरा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है, यानी जिस पे टिका हुआ है पूरा इकोनॉमी, उसी को ठेस पहुंच सकता है, यानी पूरा नेशनल इकोनॉमी का जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वो पूरा थ्रेटन हो सकता है। तो इसको भी रिमूव करने के, यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करने के लिए ये ज़रूरी है कि डायरेक्ट मोनेटाइजेशन करना चाहिए गवर्नमेंट को। नेक्स्ट जो है वो है इन्फ्यूजन ऑफ लिक्विडिटी। चूँकि आप जानते हो कि जो मनी सप्लाई होता है वो दो तरीके से कंट्रोल किया जाता है, दो, गवर्नमेंट भी करती है कंट्रोल और आरबीआई भी करती है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के हेल्प से करती है, यानी इन्फ्लेशन को जो आरबीआई कंट्रोल करती है वो किसके हेल्प से करती है, मॉनेटरी पॉलिसी के हेल्प से। और वहीं पे गवर्नमेंट जो करती है, कंट्रोल करती है यानी इन्फ्लेशन को, वो फिस्कल पॉलिसी के हेल्प से करती है। तो यहाँ पे क्या हो चुका है, आरबीआई ने अपना पूरा यूज कर चुका है टूल। जैसे कि आप देखोगे कि वो अपना रेपो रेट जो है लगभग मई 2020 के आसपास ही वो 4% पे, यानी डिक्रीज करके रेपो रेट को डिक्रीज करके 4% पे ले आई है, यानी 115 बेस पॉइंट से डिक्रीज करके वो 4% पे ले आई है। उसके बाद से वो क्या किया हुआ कि उसी पे वो अनचेंज रखा हुआ है, यानी 4% पे ही फिक्स है, 4% पे ही फिक्स है, यानी इसके बिलो जो है फर्दर वो इंक्रीज यानी डिक्रीज नहीं कर सकती है, क्योंकि इससे ज़्यादा डिक्रीज करेगी तो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन आ सकेगा। तो इसीलिए अब क्या है कि अब नेक्स्ट टूल को यूज करना पड़ेगा, कि गवर्नमेंट को यूज करना पड़ेगा, कि अपना फिस्कल पॉलिसी को यूज करना पड़ेगा। इसीलिए डायरेक्ट मोनेटाइजेशन के हेल्प से क्या करेगी गवर्नमेंट कि लिक्विडिटी को इंक्रीज कर सकती है। तो इसके कारण से क्या होगा,
डिमांड बढ़ सकेगा और फिर से इकोनॉमी रिवाइव किया जा सकेगा, क्योंकि अब जो है इंटरेस्ट रेट को फर्दर कट करना पॉसिबल नहीं है आरबीआई के द्वारा ड्यू टू इन्फ्लेशनरी कंसर्न, यानी इन्फ्लेशन के कारण से। नेक्स्ट जो है कि इंटरेस्ट रेट को क्या करता है, ये लो रखेगा। कैसे कि अगर आप करेंसी को प्रिंट करके यानी प्रोवाइड करते हो, लिक्विडिटी अगर प्रोवाइड करते हो, इनफ मनी प्रोवाइड करते हो फाइनेंशियल सिस्टम में, यानी बैंक में इनफ यानी लिक्विडिटी है, यानी इतना करेंसी है, यानी इनफ करेंसी है, तो इसके कारण से क्या होगा, जो बैंक भी होगा वो अपना क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट को कम रखेगा। इंटरेस्ट रेट को जब कम रखेगा तो उससे क्या हेल्प होगा कि गवर्नमेंट भी उससे बोरो कर सकेगी। गवर्नमेंट बोरो करके क्या करेगी, जो प्रोडक्टिव असेट हो गया, जैसे रोड हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, ये सब में इन्वेस्ट कर सकेगी। वहीं पे कॉरपोरेट्स यानी जो कंपनी है वो भी क्या करेगी, वो भी अपना यानी बिजनेस को क्या कर सकेगी, एक्सपांड कर सकेगी, यानी इन्वेस्टमेंट कर सकेगी। वहीं पे अगर आम आदमी का बात करो, यानी कंज्यूमर यानी पीपल, वो भी क्या कर सकेगा, बोरो करके क्या कर सकता है, वो यानी खर्च कर सकता है, कंजप्शन के लिए यूज कर सकेगा। उससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा इकोनॉमी में और इकोनॉमिक रिवाइव हो सकेगा। फिर नेक्स्ट बेनिफिट ये भी बोला गया है कि जो डेट अगर जो फाइनेंस करने का, अगर फिजिकल डेफिसिट को फाइनेंस करने का तरीका एक हम लोगों ने पढ़ा था कि डेट के थ्रू किया जा सकता है, यानी बोरो करके किया जा सकता है। लेकिन अगर बोरो करके अगर करती है गवर्नमेंट तो उसका फिर क्या होगा कि इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा ना। तो इंटरेस्ट जब पे करना पड़ेगा तो गवर्नमेंट फर्दर फ्यूचर में कभी ना कभी तो इंटरेस्ट पे करेगी। जब फ्यूचर में इंटरेस्ट जब पे करेगी तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं पैसा कहाँ से आएगा, वो कहीं ना कहीं टैक्स को बढ़ाना पड़ेगा। टैक्स को बढ़ाने पर यानी टैक्स का बर्डन जो है वो इंक्रीज होगा। लेकिन अगर आप मनी को यानी ये डायरेक्ट मोनेटाइजेशन करते हो तो इसके कारण से क्या होगा, जो टैक्स का बर्डन है वो नहीं बढ़ेगा। तो ये आम आदमी पे यानी लोगों को दिक्कत नहीं होगा है कि टैक्स का बर्डन नहीं सहना पड़ेगा लोगों को। जब मनी सप्लाई इंक्रीज होगा उसके कारण से क्या होगा, इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होगा। इन्फ्लेशन जब इंक्रीज होगा तो गवर्नमेंट ने जो लोन ले रखा है उसका, यानी गवर्नमेंट को जो आउटस्टैंडिंग एब्लिगेशन है उसका वैल्यू भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। क्योंकि क्या होता है, जब इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, इन्फ्लेशन होने से क्या होगा कि जो क्रेडिटर होता है उसको लॉस होता है, और जो यानी डेटर होता है उसको क्या होता है, यानी बोरोवर जो होता है उससे क्या होता है, उससे बेनिफिट होता है। इसलिए गवर्नमेंट का जो ऑब्लिगेशन है, डेट ऑब्लिगेशन यानी आउटस्टैंडिंग ऑब्लिगेशन, उसका वैल्यू क्या होगा, रिड्यूस होगा। लेकिन कुछ जो है अब कंसर्न्स भी बताया जा रहा है कि डायरेक्ट मोनेटाइजेशन करने से कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है, यानी इसका निगेटिव पॉइंट भी है। तो अब हम लोग इसका निगेटिव पॉइंट को भी जानेंगे कि क्या कौन इससे एसोसिएटेड है। तो क्या क्या प्रॉब्लम एसोसिएटेड है। तो पहला तो है कि हाई इन्फ्लेशन। इसमें ये बोला जा रहा है कि अगर मान लो कि गवर्नमेंट ने यानी फिजिकल डेफिसिट को मोनेटाइज कर दिया, यानी डायरेक्ट मोनेटाइजेशन कर लिया, तो इसके कारण से क्या होगा, अगर ये अनप्रोडक्टिव चीज़ों पे स्पेंड करती है गवर्नमेंट तो इसके कारण से जो है हायर इन्फ्लेशन क्रिएट हो सकता है। अनप्रोडक्टिव चीज़ों पे स्पेंड करने का मतलब ये हुआ कि आपने कैपिटल एसेट जनरेट करने के लिए आपने नहीं स्पेंड किया, आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे ज़्यादा मान लो खर्च कर दिया, आपने पॉपुलिस्ट मेजर ले लिया। मान लो कि अभी इलेक्शन आ रहा है यूपी में, उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने यानी पूरा ये पॉपुलिस्ट मेजर ले लिया, जिसके कारण से क्या हुआ कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चला गया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कभी भी एसेट क्रिएट नहीं कर सकता। जब हम एसेट क्रिएट यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो उससे एसेट क्रिएट होने का यानी उससे हमारा यानी रेवेन्यू जनरेट होने का फ़ायदा होता है कि अगर मान लो आपने रोड बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया, तो ये प्रोडक्टिव चीज़ें हैं। लेकिन आप अनप्रोडक्टिव चीज़ों पर खर्च कर दोगे, जिसके कारण से क्या होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, जैसे कि एक एस्टिमेट के द्वारा ये बताया जाता है कि एक स्टडी किया गया था, यानी एक सर्वे के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि अगर आरबीआई 2021 में जो $270 बिलियन का जो सेकेंड स्टिमुलस था, यानी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया था $270 बिलियन का, उसको अगर फाइनेंस करती, मोनेटाइज करती, तो ये चांसेस था कि जो इन्फ्लेशन था वो 12% पे जा सकता था। नेक्स्ट ये बोला जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं जो आरबीआई का क्रेडिबिलिटी है उसको भी कहीं ना कहीं इरोड करेगा, क्योंकि जो क्वांटम होता है, टाइमिंग होता है, यानी कितना करेंसी प्रिंट करना है, किस टाइम करना है, ये डिसाइड किया जाता है गवर्नमेंट के बोरोइंग रिक्वायरमेंट पे डिसाइड किया जाता है, रेदर देन कि आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी। क्यों? क्योंकि दोनों को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। आरबीआई का अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया कि मॉनेटरी पॉलिसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, वहीं पर गवर्नमेंट के ऊपर फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर ऐसा होगा कि गवर्नमेंट यानी खर्च करेगी ज़्यादा, बार बार उसे आरबीआई सपोर्ट कर दे रही है, मोनेटाइज कर दे रही है, तो फिर बैरियर जो रहा मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी के बीच का जो बैरियर है वो कहीं ना कहीं क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। उसके कारण से क्या होगा, जो क्रेडिबिलिटी है उस पर कहीं ना कहीं ठोस पहुंचेगा आरबीआई की क्रेडिबिलिटी पे।
देखो एडॉप्टिंग मोनेटाइजेशन एज ए रेगुलर पार्ट ऑफ सेंट्रल बैंक्स टूल किट और इवन सेटिंग ए प्रेसिडेंट दैट इट इज़ अवेलेबल, यानी ये दिमाग में डालना है गवर्नमेंट को कि हाँ अगर नहीं होगा कुछ तो आरबीआई मोनेटाइज कर देगी। इसके कारण से क्या हो सकता है कि ग्रेजुअली इरोड बैरियर्स बिटवीन दी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी के बीच का जो बैरियर है वो कहीं ना कहीं क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, डैमेजिंग द सेंट्रल बैंक्स क्रेडिबिलिटी एंड लिमिटिंग इट्स एबिलिटी टू फुलफिल इट्स मैंडेट। तो जो यानी इसको मैंडेट दिया गया है मॉनेटरी पॉलिसी में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का, उसको फुलफिल नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि उधर से तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उधर से गवर्नमेंट बढ़ा दे रही है मनी सप्लाई को, इधर फिर आरबीआई को कंट्रोल करना है इन्फ्लेशन, तो कैसे कंट्रोल होगा। फिर नेक्स्ट जो है मे हर्ट फिजिकल प्रूडेंस, यानी फिजिकल डिसिप्लिन, यानी जो सेट किया गया है यानी फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है बोला गया है कि, लेकिन इसके कारण से क्या होगा कि डायरेक्ट मोनेटाइजेशन के कारण से जो फिजिकल कंसोलिडेशन है उसको कहीं ना कहीं क्या करेगा, ये डिसइंसेंटिवाइज करेगा। फिर जो फिजिकल कंसोलिडेशन का प्रोसेस था उसको कहीं ना कहीं डिसइंसेंटिवाइज करेगा गवर्नमेंट का। ये ऑलरेडी देखा गया है कि जो 3% का जो फिजिकल डेफिसिट का जो टारगेट था ऑलरेडी इसको गवर्नमेंट ने बहुत बार ब्रीच कर चुका है, ऑलरेडी पहले ही बहुत बार ब्रीच कर चुका है, ये कोविड से पहले भी। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा कि जो फिजिकल प्रूडेंस है उसको कहीं ना कहीं ये हर्ट कर सकता है। नेक्स्ट जो है वो है कि फिजिकल डोमिनेंस को कहीं ना कहीं ये प्रमोट करेगा कि अगर आप फिजिकल डिसिप्लिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अगर लैक कर रही है तो लॉन्ग रन इफेक्ट इसका देखने को मिलेगा। क्या कि जो सेंट्रल बैंक का एक जो इंडिपेंडेंस है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा कि जब जब गवर्नमेंट जो है अनसस्टेनेबल होगा उसका फिजिकल डेफिसिट या तो आउट ऑफ कंट्रोल होगा डेफिसिट, तो इसको अवॉइड करने के लिए, इसका नेगेटिव इंपैक्ट को अवॉइड करने के लिए किस पे डिपेंडेंट होगी गवर्नमेंट, हमेशा सेंट्रल बैंक पे डिपेंडेंट होगी। एज ए रिजल्ट इसका जो आउटकम होगा वो क्या होगा, फिजिकल डोमिनेंस हो जाएगा, यानी गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा आप देख सकते हो कि फिजिकल डोमिनेंस एक जो होता है कि ओवरऑल माइक्रो इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी होता है उसके लिए कहीं ना कहीं क्या होता है, डेट्रीमेंटल माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो माना जाता है कि एक डिजायर्ड लेवल से अगर ज़्यादा मनी का फ्लो ज़्यादा अगर हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं मॉनेटरी पॉलिसी जो कि एक डिजायर्ड लेवल माना जाता है कि मनी सप्लाई जो है डिजायर्ड लेवल उतना ज़रूरी है ताकि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो कंसिस्टेंट रह सके, इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन को दोनों को कंसिस्टेंट रख सके। लेकिन एक डिजायर्ड लेवल से अगर एबव जाएगा, मनी ग्रोथ अगर एबव होता है तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसके लिए कहीं ना कहीं डेट्रीमेंटल है। नेक्स्ट ये बोला जा रहा है कि जो लिक्विडिटी इंक्रीज करने का बोला जा रहा है वो कहीं ना कहीं इनइफेक्टिव होगा। कैसे? कि अगर आप मान लो कि मनी को एक्सटेंड करते हो फिजिकल प्रोग्राम के थ्रू, आप अगर मनी को एक्सटेंड करते हो तो चूंकि अभी बैंक ऑलरेडी स्ट्रेस में है, स्ट्रेस कहने का मतलब ये हुआ कि ऑलरेडी जो लोन दे चुकी है बैंक वो उसको वापस नहीं मिल रहा है, तो ऑलरेडी स्ट्रेस में है बैंक। तो ऑलरेडी भले ही आप मनी सप्लाई को इंक्रीज कर दो लेकिन वो जाएगा तो बैंक के थ्रू ही ना, तो बैंक जो है रिलक्टेंट होगा अभी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बैंक जो है स्ट्रेस में है, जिसके कारण से बैंक जो होगा रिलक्टेंट होगा लैंड करने में, यानी अभी लोन नहीं देगी। वो जब लोन नहीं देगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो मनी सप्लाई था वो कहीं ना कहीं बैंक के पास ही रह जाएगा। जब बैंक के पास ऑलरेडी मनी सप्लाई इंक्रीज होगा तो ये क्या करेगा, रिवर्स रेपो रेट के अकॉर्डिंग, यानी रिवर्स रेपो मार्केट के अकॉर्डिंग क्या करेगा, ये आरबीआई में पार्क कर देगा, इसी मनी को आरबीआई में पार्क कर देगा, उस पर इंटरेस्ट ये अर्न करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ये ट्रस्ट है आरबीआई के पास, क्योंकि वहाँ से इसको इंटरेस्ट मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा पैसे। लेकिन वहीं पे अगर आप ये लैंड करती है तो अभी ऑलरेडी स्ट्रेस में है बैंक, लोग और नहीं इसको दे पाएगा, यानी रीपे कर पाएगा, जिसके कारण से और भी स्ट्रेस में चला जाएगा। ये डर होगा बैंक वालों के अंदर में, और वो फाइनली जो एम था कि लिक्विडिटी इंक्रीज करने का वो कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी है, कि अगर आप जो देखा जाता है जो करेंसी मार्केट में क्या होता है कि मेनली देखा जाता है कि करेंसी के सप्लाई पे डिपेंड करता है। कि अगर मान लो यहाँ से आप रूपी करेंसी जो है, अपना रूपी करेंसी अगर इंक्रीज कर देते हो तो इसके कारण से क्या होगा, यानी डॉलर का वैल्यू अप्रिशिएट कर जाएगा, यानी डॉलर इंक्रीज हो जाएगा, डॉलर का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। कि मान लो अभी $1 का वैल्यू 70 रुपये है, अगर आप मान लो और ज़्यादा मनी सप्लाई कर देते हो जिसके कारण से क्या होगा, $1 जो है हो सकता है 100 के बराबर चला जाए। तो इसके कारण से क्या होगा, रूपी कहीं ना कहीं डिप्रिशिएट हो रहा है, करेंसी का डिप्रिसिएशन हो रहा है। जब रूपी डिप्रिशिएट होगा तो उससे डील करने के लिए फिर आरबीआई क्या करेगी, फॉरेक्स रिजर्व को उसमें इंटरवीन यूज करेगी। फॉरेक्स रिजर्व क्या करेगी, इन्फ्यूज करेगी मार्केट में। जब फॉरेक्स रिजर्व इन्फ्यूज करेगी तो जो रिजर्व रहेगा फॉरेक्स रिजर्व वो तो आरबीआई के पास रहेगा नहीं। जो आरबीआई के पास जब फॉरेक्स रिजर्व रहेगा नहीं एक सर्टेन अमाउंट में, तो उसके कारण से क्या हो सकता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ सकता है। तो इसीलिए भी बोला जा रहा है कि मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट को नहीं अलाउ करना चाहिए।
तो आप सजेस्ट क्या कर सकते हो, यानी वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, वे अहेड क्या हो सकता है, सजेशन क्या देख सकते हैं? तो पहला चीज़ तो ये बोला गया है कि प्रोडक्टिव यूज ऑफ फिजिकल डेफिसिट प्रायोरिटी डायरेक्ट मोनेटाइजेशन, यानी डायरेक्ट मोनेटाइजेशन करने से पहले ये गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा कि जो अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेस है, यानी ये कि यानी इंश्योर करना पड़ेगा कि इनफ जो है अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेस है, अपॉर्चुनिटी इकोनॉमी में है, जिसको कि यूटिलाइज किया जा सकता है, तभी गवर्नमेंट को जो है इसके लिए जाना चाहिए। जैसे कि इंडिया के केस में देखोगे कि इंडिया में जो है बहुत ही ज़्यादा लेबर है, तो इसको यूटिलाइज किया जा सकेगा, यानी इसको गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा जो करेंसी प्रिंट होगा उसको हम यानी प्रोडक्टिव असेट में इसको यूज करेंगे, तब उस केस में जो है इसको अलाउ करना चाहिए, यानी डायरेक्ट मोनेटाइजेशन को अलाउ करना चाहिए, ताकि ये यानी रेवेन्यू को क्रिएट कर सके, यानी हायर ग्रोथ यानी जॉब क्रिएट कर सके और इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिले, तभी गवर्नमेंट को इसको यूज करना चाहिए, डायरेक्ट मोनेटाइजेशन को यूज करना चाहिए। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट की जो है अदर अल्टरनेटिव को भी यूज करना चाहिए, अदर अल्टरनेटिव खोजना चाहिए। जैसे कि गवर्नमेंट को ये बोला गया है कि ये जो है कुछ पार्ट जो है बोरिंग का, यानी कुछ स्पेशल मेथड को यूज करके किया जा सकता है। जैसे कि मान लो कि गवर्नमेंट इशू कर देगी कोविड बॉन्ड को यूज करना चाहिए, यानी कोविड बॉन्ड इशू करना चाहिए गवर्नमेंट को पब्लिक के लिए। तो इसमें क्या होगा कि अगर अप्रोप्रिएटली प्राइस्ड और स्ट्रक्चर्ड, अगर बढ़िया से यानी अच्छे तरीके से एक कोविड बॉन्ड तैयार किया जाए, तो इस केस में क्या होगा कि ये जो कुछ लोगों ने, जो आम आदमी ने जो बचा करके रखा है कुछ सेविंग को, वो लो इंटरेस्ट के कारण से क्या हुआ, लो इंटरेस्ट मिलने के कारण से वो बैंक में उसको डिपॉजिट नहीं किया, अपने पास रखे हुए, तो उसको एक अल्टरनेटिव मिलेगा कि यहाँ पे डिपॉजिट कर सकता है कोविड बॉन्ड में डिपॉजिट करने से ये भी फ़ायदा होगा कि गवर्नमेंट को तो मिल गया, बोरो हो गया, यानी उससे उसको प्रोडक्टिव यूज भी कर सकेगा। ये जो मनी सप्लाई होगा, ये मनी सप्लाई में हेल्प नहीं करेगा, यानी ये डायरेक्ट मार्केट में नहीं जाएगी, डायरेक्ट मनी नहीं जाएगी मार्केट में, तो इससे जो आरबीआई का जो लिक्विडिटी मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है उसके साथ में इंटरफेयर नहीं करेगा, तो इसके कारण से जो इन्फ्लेशन भी बढ़ने का चांसेस कम होगा। नेक्स्ट जो बोला गया है वो कि डायरेक्ट मोनेटाइजेशन को जो है एज ए लास्ट रिजॉर्ट यूज करना चाहिए, क्योंकि अभी आप देखोगे कि आरबीआई करेंटली जो है करेंसी को प्रिंट कर रही है, लेकिन बॉन्ड बाय कर रही है कहाँ से, सेकेंडरी मार्केट, यानी इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन को ऑलरेडी जो है आरबीआई इसको यूज कर रही है। किसके अंदर, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम के अंदर। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम 1 के अंदर देखोगे तो इसमें 1 ट्रिलियन जो है रुपी 1 ट्रिलियन इसमें यानी बोरो किया जाएगा। फिर उसी तरह से गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम 2.0 में देखोगे तो 1.2 ट्रिलियन रुपी जो है बोरो किया जाएगा। तो ये ऑलरेडी सेकेंडरी मार्केट में यूज कर रही है, यानी इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन को ऑलरेडी आरबीआई यूज कर रही है। तो इसलिए अभी बोल रहा है कि कोई ज़रूरी नहीं है अभी जो है डायरेक्टली परचेज करने का, यानी बॉन्ड को जो है यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को डायरेक्टली गवर्नमेंट से परचेज करने का और उसको मोनेटाइज करने का। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी जो है नेसेसरी जो लिक्विडिटी चाहिए इकोनॉमी को वो ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा रहा है, और जो फुल इकोनॉमी स्टिमुलस है उसको भी प्रोवाइड किया जा रहा है सेकेंडरी मार्केट के थ्रू, एंड कीपिंग द बॉन्ड यील्ड कंफर्टेबली लो, और बॉन्ड यील्ड कहीं ना कहीं यानी मेंटेन है, वो लो है। अब फाइनली आपको कंक्लूजन में ये बोलना है कि कोविड-19 जो प्रॉब्लम क्रिएट किया है इकोनॉमी पे कहीं ना कहीं, इसके कारण से गवर्नमेंट का जो डेफिसिट है वो कहीं ना कहीं बर्डन जो है गवर्नमेंट का डेफिसिट का जो साइज है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है। तो इसके कारण से मोनेटाइजेशन के लिए बोला जा रहा है, लेकिन ये एक इमरजेंसी टूल है, पावरफुल इमरजेंसी टूल है कि इमरजेंसी के केस में आप इसे यूज कर सकते हो, लेकिन और ये एक सस्टेनेबल जो है सब्सटेंशियल स्टिमुलस प्रोवाइड कर सकते हो इकोनॉमी को, लेकिन और जो रियल इंटरेस्ट रेट है उसको भी रिड्यूस कर सकते हो, लेकिन ये तब अलाउ करना चाहिए जब ये क्रेडिबल देखा जाए, यानी रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, यानी असेट क्रिएट कर सकता है और इकोनॉमी को ग्रोथ प्रोवाइड कर सकता है, उसी केस में इसका यूज करना चाहिए, एज ए लास्ट रिजॉर्ट इसको यूज करना चाहिए। तो ये आप कंक्लूजन में बोल सकते हो। तो क्या कोई यानी मोनेटाइजेशन को, डायरेक्ट मोनेटाइजेशन को किसी ने यूज किया है? तो यस, यूज किया है। 2008 में जिम्बाब्वे ने इसे यूज किया और करेंसी को प्रिंट किया, लेकिन एज ए रिजल्ट ऐसा हुआ इसमें कि ये वैल्यू जो था रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस द वैल्यू ऑफ देयर लोकल करेंसी, यानी रुपी बहुत, उसका जो करेंसी था उसका वैल्यू बहुत ही ज़्यादा डिप्रिशिएट हो गया। एज ए रिजल्ट ऐसा हुआ कि यहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन का सिचुएशन आ गया कि आप देखोगे कि इतना परसेंट से जो है एक साल में जो है इन्फ्लेशन ग्रोथ देखने को मिला, यानी आप वहाँ पे समझो कि एक 10 लाख का, यानी 10 लाख में लगभग एक ब्रेड का पैकेट सिंपल मिलने लगा, इतना ज़्यादा यानी इन्फ्लेशन हो चुका था। तो ये पूरा कंप्लीट था डायरेक्ट मोनेटाइजेशन के ऊपर में। ये आ सकता है, मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये अभी डिबेट था, इस पर आज आ रहा था, बहुत सारे आर्टिकल आ रहा था, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आता तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो।
और डाउट पूछ सकते हो। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।